अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें फिर से। ये एक टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये ब्रॉडर टॉपिक है, इसको दो चैप्टर्स में तोड़ा हुआ है। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम का चैप्टर है, ये छोटा सा चैप्टर है। ये चैप्टर ना भी बनाते तो उसमें भी डाला जा सकता था, बहरहाल चैप्टर है, मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। चैप्टर 10 एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इसमें छोटा सा चैप्टर है, इसमें एक दो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हैं और उसके बाद एक पेज है जो थ्योरेटिकल आपने याद करना है। फिर उसके बाद बड़ा न्यूमेरिकल चैप्टर है वेरिएंस एनालिसिस, जिसको चैप्टर 11 बनाया हुआ है। वैसे ओवरऑल ये मिला के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही कहलाते हैं। तो मैंने टॉपिक जो आप उस अपनी वेबसाइट पे देखेंगे, मैंने टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही रखा हुआ है, लेकिन चैप्टर 10 और 11 दोनों मिला के रखे हुए हैं। तो ये जो लेक्चर 50B है, इसमें मैं ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बता रहा हूँ, फिर 51 ऑनवर्ड वेरिएंस एनालिसिस चल रहा होगा। पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं। पहले मैं इस वक्त ये चैप्टर 10 बताने लगा। सिर्फ कॉस्टिंग ही नहीं, वैसे भी कोई काम अच्छी तरह से हो सके और उसमें क्वालिटी मेंटेन रहे, टाइम अच्छा मैनेज रहे, स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। जैसे आपने अगर पढ़ाई करनी है और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के रहना चाहते हैं, तो ये कंसिस्टेंट नहीं हो सकेगा कि जिस दिन ज़्यादा दिल किया उस दिन 16 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद पूरा पूरा हफ्ता नहीं पढ़ा। ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो अपनी डेली की रूटीन का एक स्टैंडर्ड बना ले। लेट्स से रोज़ 5 घंटे पढ़ना है, मिसाल दे रहा हूँ, रोज़ 5 घंटे पढ़ना है, और उसमें मज़ीद अगर वो और पक्का हो जाए तो 2 घंटे सुबह इस टाइम पढ़ना है, 1 घंटा दोपहर में कहीं इस टाइम पढ़ना है, 2 घंटे रात में इस टाइम पढ़ना है। तो ये उसने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया। जितना इफेक्टिव, जितना वेल प्लान्ड स्टैंडर्ड सेट होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। ये तो हो गई मिसाल स्टूडेंट की। और मिसाल लेते हैं, ये जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं या फास्ट फूड चेन्स हैं, हर ब्रांच पे, मैकडॉनल्ड की मिसाल ले लेते हैं, हर ब्रांच पे जो इनके बर्गर्स वगैरह हैं, इनका टेस्ट तकरीबन सेम होगा। तो एक ही बंदा है जो हर ब्रांच पे बना बना के बेच रहा है? नहीं, स्टाफ तो डिफरेंट है, बल्कि ऐसा डिफरेंट है कि एक ही ब्रांच पे लोग बदलते रहते हैं। तो फिर हर जगह, हर वक्त, हर ब्रांच पे सेम टेस्ट क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक स्टैंडर्ड रेसिपी बनाई हुई है। स्टैंडर्ड, उसका टाइम स्टैंडर्ड होगा कि कितनी देर इसको पकाना है, उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टैंडर्ड होंगे, जो चिकन की पैटीज होती है उसका साइज, उसका मसाला सब स्टैंडर्ड रखा होगा ताकि टेस्ट मेंटेन रहे। और ना सिर्फ ये कि टेस्ट मेंटेन रहे, अगर उन्होंने एक बर्गर लेट से 700 रुपए का बेचना है, तो जो बनाने वाला है वो कभी उसमें ज़्यादा मसाला डाल के वो बर्गर उनकी कॉस्ट ही 800 तक पहुंचा दे, तो वो प्रॉफिट्स कैसे मेंटेन करेंगे? तो ना सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बल्कि कॉस्ट भी मेंटेन करने के लिए। देखिए, प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, बहुत आसान नहीं होता बिजनेस के लिए कि आज 500 रुपए का बेच रहे थे, चलो यार कल 520 का बेच देते हैं, अगले दिन 540 का बेच देते हैं। ये प्राइस चेंज करना इतना आसान नहीं है। प्राइसेस मोस्टली काफी अरसे तक कांस्टेंट ही रहती हैं। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही है कि प्राइसेस बहुत अरसे तक कांस्टेंट रहती हैं। तो बिजनेस ने अगर प्राइस कांस्टेंट रखनी है तो वो तभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकेगा अगर कॉस्ट भी कांस्टेंट रखेगा। तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन वालों को क्लियरली बताएगा कि एक यूनिट में 3 किलो से ज्यादा मटेरियल नहीं डलना चाहिए, 3 किलो से कम भी नहीं डलना चाहिए, क्वालिटी भी खराब नहीं करनी, कॉस्ट भी बढ़ानी नहीं है। तो स्टैंडर्ड बना दिया कि इसके एक यूनिट में 3 किलो ही डालना है।
फिर लेबर को कहा कि तुमने इतनी देर में एक यूनिट बनाना है, अगर जल्दी बनाओगे क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा, सुस्ती से काम करोगे हमें फजूल में कॉस्ट पड़ेगी। जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है लेकिन चले मिसाल ध्यान में आ गई, तो कॉलेज ने जो स्टूडेंट से फीस लेनी है वो हर सेशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं की जा सकती। ये भी नहीं कर सकते कि किसी स्टूडेंट से कोई फीस, किसी स्टूडेंट से कोई फीस, नॉर्मली एक मार्केट में प्राइस सेट हो गई। अब उसी फीस के अंदर अगर कॉलेज ने प्रॉफिट कमाना है तो टीचर की एक बहुत हैवी कॉस्ट पड़ती है कॉलेज को। तो फिर जब टीचर का दिल करे 100 घंटे लगा दे, जब दिल करे 150 घंटे लगा दे, जब दिल करे 300 घंटे लगा दे, इससे तो कॉलेज का प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए टीचिंग के भी स्टैंडर्ड आवर्स दे दिए, मिसाल के तौर पर 150 घंटे के अंदर कॉस्ट खत्म करनी है, अब ये स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। तो बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए और कॉस्ट्स को इंटैक्ट रखने के लिए स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं। ये वही बिजनेस कर पाते होंगे जो एक ही प्रोडक्ट बनाए चले जा रहे, वरना कभी ऑर्डर पे कोई और प्रोडक्ट बननी है, कभी ऑर्डर पे कोई और प्रोडक्ट बननी है। जैसे टेलर है, वो जो टेलर है वो कस्टमर्स आएंगे उनके साइज के मुताबिक कपड़े सिएगा, वो स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकता। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो स्टैंडर्ड साइज के रेडीमेड गारमेंट्स बना के बेचता है वो स्टैंडर्ड सेट कर सकता है ना। तो वो बिजनेस जो एक ही प्रोडक्ट रिपीटेटिव बेसिस पे लार्ज क्वांटिटीज में बनाता चला जा रहा है वही स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। तो स्टैंडर्ड वो बिजनेस सेट करते हैं जो एक ही प्रोडक्ट कंटिन्यूसली लार्ज क्वांटिटीज में बनाते रहते हैं, तो वो फिर एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। उस स्टैंडर्ड में क्वांटिटी भी होगी और कॉस्ट भी होगी। इस स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कहते हैं। एक बिजनेस का, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना के दे रहा हूं। और ये बाय डिफॉल्ट पर यूनिट होता है, अदरवाइज हम इस चैप्टर में आगे चल के इसका चेंज भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट पर यूनिट होता है। पर यूनिट ऑफ व्हाट? किसका यूनिट? किसका एक यूनिट? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का एक यूनिट हमें कितना कॉस्ट करना चाहिए स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। अब इसके अंदर जितनी भी पॉसिबल है उतनी डिटेल दी होती है। मैं मिसाल दे रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल, इसमें क्वांटिटी भी होगी, इनका रेट भी होगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी होगी। रेट भी रुपए में, कॉस्ट भी रुपए में। डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल के 4 किलो लगने चाहिए और ये जो किलो है मार्केट से 20 रुपए का मिलना चाहिए। यानी एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए? इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये भी रुपए है, ये भी रुपए है। ये डायरेक्ट मटेरियल के 1 किलो का रेट है और ये प्रोडक्ट के 1 यूनिट की कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर। अच्छा, मैंने भी लिखी एक लाइन है, ये भी हो सकता था कि डायरेक्ट मटेरियल X 3 किलो इस रेट वाला, Y 2 किलो इस रेट वाला, Z 1 किलो इस रेट वाला। तो अगर एक से ज्यादा मटेरियल हो तो इनमें वो भी ब्रेकअप आ जाएगा। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर अगर एक से ज्यादा है, स्किल्ड इतने आवर्स इतने रेट वाले, सेमी स्किल्ड इतने आवर्स इतने रेट वाले, अनस्किल्ड इतने आवर्स इतने रेट वाले। तो अभी मैं सिर्फ एक एक लाइन लिख रहा हूं, वरना ये मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं। तो हमने एक यूनिट का स्टैंडर्ड बना लिया कि एक यूनिट बनाने के लिए लेबर ने 3 घंटे काम करना है, बस, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और लेबर को हम पर आवर 120 रुपए देंगे, तो हमें एक यूनिट बनाना लेबर कितना कॉस्ट करेगा? 360। वेरिएबल ओवरहेड्स,
अच्छा, जो ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड्स, इसके लिए चलते हैं वो ओवरहेड्स वाला चैप्टर। जब हम OAR निकाला करते थे तो बेस्ट बेस, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बेस कौन सी थी? डायरेक्ट लेबर आवर्स। उससे कम मशीन आवर्स। ये दो ही मशहूर बेसिस हैं, ये दो ही ज्यादा मशहूर बेसिस हैं। तो यहां पर भी ओवरहेड्स या तो लेबर आवर्स से लिंक्ड हुआ करेंगे या मशीन आवर्स से लिंक्ड हुआ करेंगे। अगर लेबर आवर्स से लिंक्ड हुए तो यही वाले इनके लिए भी लिखेंगे, क्योंकि लेबर के आवर्स है ना, तो यहां पर यही वाले 3 आवर्स आ जाएंगे। अगर मशीन आवर्स से लिंक हुए तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, नॉर्मली सवालों में या वो लेबर आवर्स से लिंक्ड होते हैं या मशीन आवर्स से लिंक्ड होते हैं। तो अगर लेबर आवर्स से लिंक्ड होंगे तो यही वाला नंबर यहां आएगा, और अगर मशीन आवर्स से लिंक्ड होंगे तो डिफरेंट भी हो सकता है। तो मैं यही लेबर वाला कर देता हूं, और 1 आवर पे वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं 50। तो ये हो गया 150। और ओवरहेड्स हम वेरिएबल और फिक्स्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन हैं तो ओवरहेड ना, तो ये दोनों के सेम होंगे। यानी अगर ये मशीन आवर्स से लिंक्ड होता और एक यूनिट का बनाने के लिए 2 मशीन आवर्स लगते, तो यहां भी 2 मशीन आवर्स आता, यहां भी 2 मशीन आवर्स आता, क्योंकि चाहे वेरिएबल और फिक्स्ड हमने तोड़ दिए लेकिन हैं तो ओवरहेड्स ही ना। तो ओवरहेड्स में ये नंबर सेम होगा। अगर ओवरहेड्स लेबर से लिंक्ड हैं तो ये तीनों सेम है, लेकिन अगर ओवरहेड्स मशीन आवर्स से लिंक्ड हैं तो ये दोनों सेम है। सवाल में क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे अभी मैंने मज़ाहिर पाकिस्तान वाला सवाल डिस्कस किया था, तो उसमें ओवरहेड्स 3 मशीन आवर्स के साथ लिंक थे, जबकि लेबर के तो 4 आवर्स थे। तो ओवरहेड्स 3 मशीन आवर्स के साथ लिंक थे, तो बताया हुआ था ना, तो इस तरह आपको बताया मिलेगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 20 रुपए, तो ये हो गया 60। और इस आखिरी वाले कॉलम का टोटल कर लें, 650। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट है, और आप एग्जाम क्वेश्चन में ये बनाएंगे। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये बनाना होगा। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन में इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो बस ऐसी इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, असल में यही है। मैंने ये दोनों नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ICAP में चैप्टर 2 अलग अलग हैं, इसलिए मैंने आपको ये 2 नाम लिख के दिए हैं, वरना ये पूरा टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो जो एग्जाम क्वेश्चन होते हैं वो इसके होते हैं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी के क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए चैप्टर इसकी तैयारी थी, तो क्वेश्चन असल में इसके हैं, तो आपको एग्जाम क्वेश्चन में ये बनाना हुआ करेगा। खैर, एग्जाम क्वेश्चन में जाऊंगा तो फिर और नसीहतें भी करूंगा। ये होता है स्टैंडर्ड कार्ड। अगर ये बिजनेस जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है, तो ये स्टैंडर्ड कार्ड है। लेकिन अगर वो बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता हुआ तो क्या होगा? ये लाइन नहीं फिर आ रही होगी। तो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ये लाइन नहीं आ रही होगी अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है। अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है ना, तो फिर ये लाइन नहीं आएगी।
ये नोटेड। ये जो 4 किलो यहां लिखा हुआ है कि 80 रुपए लगते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल के, ये इनपुट लिखा हुआ है कि नेट ऑफ लॉस है? यानी अगर प्रोसेस में लॉस होता है नॉर्मल, तो ये इनपुट लिखा हुआ है कि नेट ऑफ लॉस फिगर है? क्यों? चूंकि प्रोडक्ट के 1 यूनिट पे इतने रुपए का मटेरियल लगेगा, तो ये इनपुट है, ये इनपुट है। मैंने बताया था कि अगर आपको बस ये कहा हुआ है, ये मैंने बजटिंग में लिखवाया था, इस शक्ल में नहीं, वैसे अंग्रेजी लिखी हुई है कि 1 यूनिट रिक्वायर्स इतने किलो, तो फिर वो नेट ऑफ लॉस नंबर होता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कॉस्ट बताई हुई है, तो फिर ये इनपुट है, फिर ये नेट ऑफ लॉस नहीं है। तो इसके नीचे एक नोट लिख लें कि ये जो इसमें मटेरियल कॉस्ट आ रहा है ना, नॉर्मल लॉस इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, यानी ये इनपुट है। नॉर्मल लॉस इसमें इंक्लूडेड है, यानी ये इनपुट है। स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ये जो मटेरियल की क्वांटिटी लिखी हुई है, ये इनपुट की क्वांटिटी है, यानी नॉर्मल लॉस जो होना था वो इसमें है, शामिल है। यानी अगर 10% नॉर्मल लॉस हो जाना है, तो 4 किलो इनपुट है, 0.4 जाया होके तो 3.6 किलो का प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर इनपुट लिखा हो, ये जो मटेरियल के सामने क्वांटिटी लिखी हुई है ना, मैंने कहा कि नोट लिख लें कि ये इनपुट की क्वांटिटी है, इनपुट की क्वांटिटी है। अगर नॉर्मल लॉस वगैरह होता है तो ये इनपुट है, इसके अंदर शामिल है, सब शामिल है। मतलब लेस हुआ हुआ नहीं, इनपुट है, इसके अंदर शामिल है। ये स्टैंडर्ड कार्ड है। अच्छा, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर, ये मैं चैप्टर 10 की बात कर रहा हूं, बस खत्म हो गया, इतना ही था। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर एक थ्योरेटिकल पेज है, वो मैं आपको समझा देता हूं। आसान है, खुद पढ़ के भी आप समझ सकते हैं, मैं फिर भी आपको उसको गाइड कर रहा हूं। ये है जी आई कैप की बुक से बता रहा हूं। अच्छा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में याद आया, ये जो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर पढ़ा है हमने, जो चैप्टर 5 पढ़ा है, इसमें एक टॉपिक है हेडिंग 4। आई कैप की बुक से बता रहा हूं, हेडिंग 4, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस। ये आप खुद अपने तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, वरना आप अपने तौर पे भी बिल्कुल कर सकते हैं। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क क्या है? मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में फर्क क्यों आएगा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल है, जबकि मार्जिन में नहीं शामिल है। तो बस यही है, पेज इसमें यही है, ना पढ़े चाहे। हाँ, लेकिन एक है हेडिंग 5, इस चैप्टर का आखिरी पेज है हेडिंग 5, एक पेज है बस। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये करने हैं आपने। इस चैप्टर, हर चैप्टर में मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं। तो इस चैप्टर में हेडिंग 5 है पेज 101 पे,
मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये आपने करने हैं। ओके, ये हो गया चैप्टर 5। अब मैं आपको चैप्टर 10 पढ़ा रहा हूं। तो चैप्टर 10 के अंदर अच्छा, बजटिंग में मैंने बता दिया था ना, बजटिंग के अप्रोचेस। क्या डिस्कस नहीं हुआ? अच्छा, अभी क्लास के बाद पूछ लेना। अच्छा, अब मैं चैप्टर 10 पे आ गया हूं। एक तो इसमें ये स्टैंडर्ड कॉस्ट तो बता दिया आपको क्या होती है। वो बिजनेसेस शुरू में ही, साल के शुरू में एक रेट निकाल लेते हैं कि इतने में इनका यूनिट। अच्छा, ये साल के शुरू में कि एंड पे? ये स्टार्ट में। स्टैंडर्ड तो साल के स्टार्ट पे सेट होगा ना कि इसको फॉलो करना है। अच्छा, एक आपने इसमें, इस चैप्टर में, चैप्टर 10, एक आपने करना है पेज 315 पे 4-5 पॉइंट्स हैं। 1.3 हेडिंग, यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 4 पॉइंट हैं सारे। पेज 315 पे हेडिंग 1.3, ये मैं आई कैप की बुक बता रहा हूं। यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 4 बुलेट पॉइंट हैं बस। स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल क्या होता है? बजट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बजट बनाने के लिए। फिर इसके अलावा इसकी अकाउंटिंग होती है बाकायदा, एक जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे बता रहा हूं। इसकी एक अकाउंटिंग होती है, बाकायदा अकाउंटिंग होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट होता है बाकायदा। तो ये एक अकाउंटिंग सिस्टम का अकाउंटिंग सिस्टम भी है एक। फिर इसके अलावा स्टैंडर्ड सेट कर दिए तो इसकी परफॉर्मेंस जज होगी ना। परफॉर्मेंस कैसे जज होगी? साल के एंड पे देखेंगे कि किसने स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया, फिर परफॉर्मेंस जज होगी। और इसी का एक अगला स्टेप है कि अगर उसमें मसले आए होंगे तो उनको ठीक भी करना है फिर। तो ये 4 बुलेट पॉइंट्स हैं। 1.3 हेडिंग, यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आपने याद करने हैं। फिर इसके बाद पेज 317 पे, पेज 317 एक हेडिंग है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। पेज 317 आई कैप की बुक, चैप्टर 10, पेज 317, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, हेडिंग 1.5। ये 4 टाइप्स दी हुई हैं। ये एक पेज है मुश्किल से। ये आपसे थ्योरेटिकली पूछी जा सकती है, एक एक 2-2 पैराग्राफ है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्रीफली डिस्कस फॉलोइंग। तो ये जो स्टैंडर्ड्स की टाइप्स हैं, ये एक पेज बनता है। पेज 317 हेडिंग 1.5, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, ये एक पेज बनता है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि स्टैंडर्ड कितनी तरह के होते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड क्या है कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो आइडियल सर्कमस्टांसेस में किया गया है। आइडियल सर्कमस्टांसेस क्या है कि मटेरियल भी परफेक्ट है, वर्कर्स भी परफेक्ट हैं, कोई मटेरियल जाया नहीं होगा, मटेरियल की क्वालिटी भी परफेक्ट है, वर्कर्स भी सारे ही एफिशिएंट किस्म के हैं, सब अच्छा है। तो इतना इतना टाइम और इतना इतना क्वांटिटी लगनी चाहिए, मार्केट में कोई मजबूरियां नहीं है, तो ये रेट होने चाहिए। ये है आइडियल स्टैंडर्ड, यानी ना करने वाली बात। इसको आइडियल स्टैंडर्ड कहते हैं कि अगर सब कुछ परफेक्ट किया जाए। एक होता है अटेनेबल। अटेनेबल कि अभी की परफॉर्मेंस से तो ऊंचा है लेकिन किया जा सकता है। जैसे अभी इस वक्त अगर हमारे लोग एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगाते हैं, तो हम उनको ये स्टैंडर्ड सेट करके दे रहे हैं कि नहीं शाबाश मेहनत करो, कर लोगे इतने। तो अटेनेबल स्टैंडर्ड है कि हम जो अपने स्टाफ को इंप्रूव करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना के देते हैं, ये अटेनेबल है। एक होता है करंट स्टैंडर्ड, ये क्या लगता है नाम से, जो अभी चल रहा है काम, वो क्या है, ये करंट स्टैंडर्ड। एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड, ये होता है कि पुराने हालात में देखते हुए ऑन एन एवरेज हम क्या कर लेते थे, ये बेसिक स्टैंडर्ड होता है।
अच्छा, अब लास्ट टाइम मैं गुफ्तगू पे बात कर रहा था, अब मजालिस, गैदरिंग्स। सही मुस्लिम में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों गवाही देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग भी अल्लाह का जिक्र करने बैठते हैं, यानी ऐसी गैदरिंग हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जहाँ पर अल्लाह की बात बयान की जा रही है, कोई बयान हो रहे हैं मस्जिद में, नमाज के बाद आपने कभी अगर हुआ हो कि बयान हो जाता है, वहाँ बैठ गए हों, या आप किसी ऐसी फैमिली गैदरिंग में हैं जहाँ पर बयान हो रहा है, अल्लाह ताला की बात हो रही है, इवन के जो जुम्मे से पहले, एक तो है ना जुम्मे का खुतबा जो नमाज से पहले होता है, एक उससे पहले बयान होता है जो तकरीबन आधे घंटे का होता है, वो भी सुनना होता है। जब जुम्मे पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो जब जमात खड़ी होने लगती है तब लोग जल्दी जल्दी पहुंच रहे होते हैं, तो जुम्मे का खुतबा जुम्मे का हिस्सा है, वो तो पहुंचना ही है। लेकिन असल में जुम्मे का जो कॉन्सेप्ट होता था कि वीकली एक बयान होता था। आप सल्लम जुम्मे वाले दिन, जो जुम्मे की नमाज का इतना एहतमाम है ना, तो जुम्मे को आप सल्लम बयान करते थे, उसमें आप सल्लम एक एक रेगुलर वे थे, तो आप सल्लम सारा दिन लोगों को सिखाते थे, जो असहाब उनके गिर्द होते थे सारा दिन उनकी तरबियत फरमाते थे, लोगों से मिलना, वफूद से मिलना, जाना, गुज़वात लड़ना। लेकिन जुम्मे का ख़ास एहतमाम था कि एक आम आवाम से बयान होते थे। तो अब वो चूंकि वहाँ अरबी में होते थे तो वो तो अरबी है, लेकिन अब जुम्मे में अरबी वाला खुतबा बहुत लिमिटेड सा रह के, उसके अलावा अब चूंकि अवाम उर्दू है तो यहाँ पर फिर उर्दू में बयान होता है जुम्मे से पहले, तो बेटा वो भी सुनना चाहिए, वो भी सुना करें। तो जो नमाज से पहले आधा घंटा तकरीबन बयान हो रहा होता है, तो वो भी एक मस्जिद है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग भी अल्लाह का जिक्र करने बैठते हैं तो फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और रहमत इनके ऊपर छा जाती है, यानी सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, और सकीनत उन पे नाजिल होती है। सकीनत भी एक टेक्निकल टर्म है, इस पे भी लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप सकीना नाजिल होना, इस पे भी आप समझ लीजिए कि सुकून होता है, और अल्लाह ताला इनका जिक्र उनमें फरमाता है जो उसके पास है। यानी अगर हम ऐसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं जहां पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह ऊपर अपने फरिश्तों में बैठे हमारा जिक्र कर रहे हैं कि वो देखो मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं, यानी फरिश्तों की महफिल में हमारा जिक्र हो रहा है। हदीस दोहरा रहा हूं, जो लोग अल्लाह का जिक्र करने बैठते हैं तो फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और रहमत उन पर छा जाती है और सकीनत उन पर नाजिल होती है, और अल्लाह ताला इनका जिक्र उनमें फरमाता है जो उसके पास है। ये सही मुस्लिम में रिवायत। अल्लाह हाफिज़ जी।